हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। आज हम डिस्कस करेंगे भूपेंद्र पटेल के बारे में, जिनको गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और भूपेंद्र पटेल को गुजरात में नया सीएम चुना गया है। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग के दौरान सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जिसमें मौजूद थे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी, और सारे एमएलए प्रेजेंट थे गुजरात विधानसभा के, और भी सीनियर लीडर्स, उन सब ने मिस्टर पटेल का नाम सर्वसम्मत से पारित किया और भूपेंद्र पटेल का नाम आउटगोइंग सीएम विजय रूपानी ने इंडोर्स किया था। विजय रूपानी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इन्होंने 11 सितंबर को रिज़ाइन कर दिया था। इसलिए रिज़ाइन किया कि ताकि नए चेहरे को बीजेपी सत्ता में ला सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि भूपेंद्र पटेल कौन है। तो भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। ये 59 ईयर्स इनकी एज है। ये फर्स्ट टाइम एमएलए 2017 असेंबली पोल में बने थे और आनंदीबेन पटेल, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनको सक्सीड किया था। उनकी जगह पर ये एमएलए बने थे। घटलोडिया असेंबली सेगमेंट इन अहमदाबाद, ये घटलोडिया सीट है जो अहमदाबाद के अंदर आती है। और इन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1 लाख वोटों से ज़्यादा के मार्जिन से हराया था और वह मार्जिन उस साल हाईएस्ट था। ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। भूपेंद्र पटेल चेयरमैन रह चुके हैं अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और यह स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री है इनके पास, जिसको इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अहमदाबाद से पूरा किया था। सन 2017 के असेंबली इलेक्शन में इन्होंने अपनी संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा की घोषित की थी। भूपेंद्र पटेल को यूपी गवर्नमेंट और गुजरात की भूतपूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का एक काफ़ी करीबी माना जाता है। भूपेंद्र पटेल अथवा पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी इस कम्युनिटी को लगातार अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और अपीज करने की कोशिश कर रही है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाना यह एक आश्चर्यजनक फैसला था, क्योंकि वह मेन कंटेंडर्स में उनका नाम नहीं था। जो सीएम की रेस में जिनका नाम आगे चल रहा था उनमें इनका नाम नहीं था। विजय रूपानी की इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी के सोर्सेस ने यह बात बताई है। जिनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था उसमें से जो भूतपूर्व विजय रूपानी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नितिन पटेल, उनका नाम आगे चल रहा था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, उनका नाम आगे चल रहा था। और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे चल रहा था, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आगे चल रहा था। लेकिन भूपेंद्र पटेल को चुनना यह एक सरप्राइज़ था और किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी एक फर्स्ट टाइम एमएलए, एक बिल्कुल ही नए चेहरे को अपना गुजरात का जो एक महत्वपूर्ण स्टेट है का सीएम बना देगी। अब बात करते हैं कि भूपेंद्र पटेल ही क्यों, इन्हीं को क्यों चुना गया सीएम के रूप में। तो इनके फेवर में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो यह है कि ये एक पाटीदार लीडर हैं और पाटीदारों की कम्युनिटी की जो सोशल सर्विस आउटफिट हैं उनसे इनका स्ट्रांग एसोसिएशन है। मतलब पाटीदार कम्युनिटी कोई सोशल सर्विस करती है तो उसमें भी इनका बढ़ चढ़ के भाग रहता है। और
पिछले विधानसभा चुनाव में पाटीदार बीजेपी से नाराज़ थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो बीजेपी के लिए भूपेंद्र पटेल एक सही चॉइस साबित होते हैं कि उन्होंने पाटीदार के गुस्से को शांत करने के लिए यह डिसीजन लिया है। भूपेंद्र पटेल को चुनने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सिटीज़ में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु गुजरात की सिटीज़ में बीजेपी अभी तक वन साइडेड डोमिनेंस है बीजेपी का। बीजेपी एक तरफा सपोर्ट हासिल करती है, जबकि कांग्रेस कुछ हिस्सों में जहां पर दलित्स और माइनॉरिटीज़ हैं वहीं तक सीमित है। लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात के सिटीज़ में भी उसका दबदबा स्थापित हो रहा है। वो धीमे धीमे कुछ सीटें जीत रहे हैं छोटे चुनावों में, और बीजेपी वहां पर वन साइडेड मेजॉरिटी पाती है। इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस मूव को काउंटर करने के लिए भी भूपेंद्र पटेल एक सही चॉइस साबित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भूपेंद्र पटेल प्रोफेशनल बिल्डर हैं और उनका सिविक और अर्बन मैनेजमेंट में काफ़ी अनुभव है। तो वह बीजेपी के लिए सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा वो ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी के वे मजबूत गढ़ स्तंभ बने रहें आने वाले चुनावों में। इससे यह भी साबित होता है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में अर्बन सिटीज़ पर ही अपना इलेक्शन फोकस करेगी। तो भूपेंद्र पटेल के फेवर में यह भी एक बड़ी बात है कि उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काफ़ी अनुभव है और बीजेपी उनके इस अनुभव को अपने लिए भुनाना चाहती है। भूपेंद्र पटेल बीजेपी के लिए एक सही चॉइस इसलिए भी साबित होते हैं कि वो एक बिल्डर हैं, और जैसा कि आपको पता है कि बिल्डर में बहुत सारी आपको डील्स करनी होती हैं, लेकिन भूपेंद्र पटेल की इमेज एकदम क्लीन है और उनका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी यानी झगड़े में घसीटा नहीं गया है, ना तो उनका नाम किसी लैंड डील में आया है, और इन कोई भी रियलिटी इस्टेट प्रोजेक्ट में भी जो रियल इस्टेट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें भी उनका नाम नहीं आया है। जबकि वह बहुत सारे ऐसे विभाग हेड कर रहे थे जहां पर ऐसे काम होते हैं और उनका नाम आ सकता था लेकिन नहीं आया है। उनकी इमेज एकदम क्लीन है, यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात हम करेंगे विजय रूपाणी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में और उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया। विजय रूपाणी रंगून, आज के यंगून यानी म्यांमार में पैदा हुए थे और उन्होंने आरएसएस शाखा एक छोटे बच्चे जब वो स्कूल में थे तभी से ज्वाइन की थी, और वह बीजेपी में संघ परिवार की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP उससे संघ परिवार के थ्रू वो बीजेपी में आए थे। फरवरी 19, 2016 को उनको गुजरात बीजेपी का चीफ बनाया गया और तब उन्होंने स्टेट की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जब रिज़ाइन की थी अगस्त 2016 में, तब उनको गुजरात बीजेपी का और गुजरात स्टेट का CM बनाया गया। आनंदीबेन पटेल के ऊपर यह एलिगेशन थे, आरोप थे कि उन्होंने पाटीदार आंदोलन और दलित और उनके आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं किया है। तब रूपाणी को उनकी जगह CM बनाया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि ऊना में एक दलितों को पब्लिकली कोड़े मारने की एक वीडियो वायरल हुई थी और पाटीदारों का सन 2017 चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था
तो इसको देखते हुए बीजेपी को उनको हटाना पड़ा था और फिर विजय रूपाणी को उनकी जगह सीएम बनाया गया था। सीएम बनने से पहले सन 2016 में विजय रूपाणी पहली बार सीएम बने थे। इससे पहले उन्होंने गुजरात में ज़्यादातर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम किया था और वह सन 2014 में पहली बार चुनाव लड़े थे। यह एक बाईपोल था, उपचुनाव था और वह राजकोट वेस्ट, राजकोट पश्चिम सीट से चुनाव जीते थे। विजय रूपाणी एक लो प्रोफाइल आरएसएस मैन है और जब वह चीफ मिनिस्टर की चेयर पर आए थे सन 2017 में दोबारा चुनकर, तब उनके खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर था और पाटीदारों का एक हिंसक आरक्षण के लिए आंदोलन भी था। इन दोनों चीज़ों को वह पीछे छोड़कर सीएम बने थे। विजय रूपाणी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब बहुत ही शालीनता से बात करते हैं और बहुत ही शालीन हैं व्यवहार से। लेकिन राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि इससे उनकी इमेज एक वीक सीएम की बन गई थी। वो ऐसे वीक सीएम बन गए थे जो ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजंस को ओवरटर्न करने का, ओवर रूल करने का ये अधिकार देती थी। कि उन पर यह आरोप थे कि जो पॉलिटिशियंस डिसीजन लेते हैं उसको ब्यूरोक्रेट्स बदल देते हैं, जिससे उनकी एक वीक सीएम की छवि बन गई थी। विजय रूपाणी ने एक बहुत ही टफ एंटी कन्वर्जन लॉ, जो इंटरफेथ मैरिजेज होती हैं, जो एक धर्म से आदमी दूसरे धर्म में शादी करता है, उसमें जो कन्वर्जन होता है उसके लिए एक बहुत ही कठिन लॉ पास किया था। और जो काऊ स्लॉटर, गौ हत्या की में जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक बहुत कठिन लॉ पास किया था। और विजय रूपाणी के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात गई वो सेकंड वेव ऑफ कोविड की हैंडलिंग, और उसके बाद जो इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस, जो आर्थिक और सामाजिक परेशानियां लोगों को आई, वह बात विजय रूपाणी के खिलाफ गई। और सबसे बड़ी बात पाटीदार मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है कि 2017 चुनाव के पहले पाटीदारों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और विजय रूपाणी एक जैन कम्युनिटी से हैं। जैन एक छोटी कम्युनिटी है, इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिटी है। लेकिन बीजेपी पाटीदारों का दोबारा से गुस्सा और आंदोलन स्वीकार नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने विजय रूपाणी को रिजाइन करने के लिए कहा और एक पटेल को दोबारा से सीएम बनाया है। अब बात करते हैं कि इससे कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो गुजरात के सीएम 5वें स्टेट के हेड हैं जिनको 2021 में बीजेपी द्वारा चेंज किया गया है। बीजेपी ऐसे एक्सरसाइज पहले भी कई स्टेट्स में कर चुकी है और ये 5वीं बार है सन 2021 में ही। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया था और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को लाया था। फिर तीरथ सिंह रावत को भी रिप्लेस करके पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 4 महीने में लाया गया था नए सीएम। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस करके हिमंता बिस्वा शर्मा को लाया गया था। कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा की जगह बासवराज बोम्मई को लाया गया था। तो ये आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि बीजेपी अपने चीफ मिनिस्टर्स को लगातार रिप्लेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स को हटाया गया है उनमें कोई ड्रामा नहीं हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि बीजेपी आला कमान से एक
आदेश आया और सीएम ने रिजाइन कर दिया। बीएस येदियुरप्पा के टाइम पर थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ था, लेकिन अंत में वह भी बहुत ही शांति से चले गए थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी अब एक हाई कमांड रन पार्टी है, मतलब जिसमें सभी बड़े डिसीजन केवल एक या दो व्यक्ति ही लेते हैं और रीजनल छत्रप्स का कोई भी योगदान नहीं है डिसीजन मेकिंग में। सिर्फ एक या दो लोग ही जो डिसीजन लेते हैं उसको सबको मानना पड़ता है। और इससे यह भी बात निकल कर आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वह एक पॉपुलर चेहरे हैं और उन्होंने अपने लिए नेशनल इलेक्शंस में बड़ी मेजॉरिटीज़ हासिल करी हैं, लेकिन वही मेजॉरिटी उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए नहीं हासिल कर पाई है। खासकर सन 2018 के बाद से केवल असम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। इसके अलावा या तो बीजेपी को स्टेट असेंबली पोल्स में हार का सामना करना पड़ा है या तो उसको साझा सरकार बनानी पड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने लिए राष्ट्रीय इलेक्शन में वोट खींच लेते हैं, लेकिन वह स्टेट इलेक्शंस में ऐसा नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि बीजेपी की इमेज एक पार्टी ऑफ गवर्नेंस की पार्टी जो आपको शासन देगी, अच्छा शासन देगी, अच्छी सत्ता देगी। और पार्टी ने इसके लिए बहुत सालों से प्रचार भी किया है, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोविड से यह सारी बातें पीछे छूट गई हैं और जनता में बहुत ही गुस्सा है। और बीजेपी की पार्टी ऑफ गवर्नेंस के मुद्दे पर यह मुद्दा अब बहुत ही क्रिटिकल है और लोग अब इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोविड से लोगों के बहुत परेशानियां आई हैं, इसलिए बीजेपी स्टेट लेवल पर मजबूत चेहरे ढूंढ रही है, जिससे कि उनको अपने सबसे स्ट्रांगेस्ट चेहरे को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनको बार बार स्टेट चुनाव में ना निकालना पड़े, ना उतारना पड़े और स्टेट के सीएम अपने चेहरे पर स्टेट के लोग, स्टेट पार्टी के नेता अपने दम पर चुनाव जीत सकें। इससे यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को बार बार धक्का नहीं पहुंचेगा कि अगर वह एक स्टेट इलेक्शन में जाते हैं और वहां पर प्रचार करते हैं और बीजेपी अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो इसका असर उनकी इमेज पर भी पड़ता है। इसलिए बीजेपी स्ट्रांग रीजनल लीडर्स ढूंढ रही है जो कि अपने दम पर चुनाव जीत सकें। जैसे कि आसाम का एग्जाम्पल आप लें तो वहाँ पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दम पर चुनाव जीता और बीजेपी की फुल मेजॉरिटी आई। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और भी मजबूत चेहरे ढूंढ रही है जो उसको चुनाव जितवा सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।